इसके बाद आ जाते हैं इम्पैक्ट ऑफ इम्पोजिंग हाई टैक्सेस, कि गवर्नमेंट अगर हाई टैक्सेस इम्पोज करती है तो उसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होता है। अच्छा, इससे पहले एक सवाल ले लेता हूँ। सवाल इसने बोले कि अगर हम शेयर सेल करते हैं तो वो भी तो हमारी इनकम हुई ना, क्या किस तरह से इनकम हुई। कह रहे उजैर भाई, अगर हमने 50 मिलियन के शेयर्स लिए थे, 50 मिलियन रुपीज़ के शेयर्स लिए थे और वो हमने रुपीज़ 60 मिलियन में बेचे, तो ये जो 10 मिलियन का इजाफा है ये भी तो हमारी इनकम हुई ना। बेटा ये मैं कह रहा हूँ ये ऑपरेशनल इनकम नहीं हुई। ये पता है किसके लिए ऑपरेशनल इनकम होगी? जो ब्रोकर्स होते हैं जिनका काम ही शेयर्स और खरीदो फरोख्त है। आपका काम नहीं है शेयर्स की खरीदो फरोख्त, आपकी ये वेल्थ थी, आपकी प्रॉपर्टी थी ये। जब तक ये आपकी प्रॉपर्टी थी तब तक आपको इन शेयर्स के ऊपर 50 मिलियन शेयर्स के ऊपर 50 मिलियन के रुपीस के शेयर्स के ऊपर डिविडेंड्स मिलते रहे। जो डिविडेंड्स आपको मिले तो आपके लिए ऑपरेशनल इनकम थी, और जो डिविडेंड्स जो मिलते रहे वो आपके लिए ऑपरेशनल इनकम थी। इसी वजह से उसको हमने डिविडेंड्स को हमने कहा था कि वो पर्सनल इनकम टैक्स में जाएंगे, क्योंकि ये ऑपरेशनल इनकम है। ऑपरेशनल इनकम क्या होती है? एक मुर्गी खरीदी, मुर्गी खरीदना एसेट खरीदी है, एसेट खरीदा है तो मुर्गी खरीदते हुए पे किया, वो कैपिटल पेमेंट कहलाई। मुर्गी से मुर्गी एक नहीं ली, मतलब पूरा फार्म पोल्ट्री समझ लो, तो जो सारे अंडे निकल रहे वो अंडे आप सेल कर रहे हो, अंडे सेल करके जो कमा रहे हो ऑपरेशनल इनकम है, क्योंकि पोल्ट्री फार्म है आपका। आपकी ऑपरेशनल इनकम अंडे सेल करके कमाई जा रही है, ठीक है ना, वो आपके पर्सनल इनकम में डाल दो। लेकिन पूरी मुर्गी सेल कर दी तो आपने कैपिटल एसेट सेल कर दिया, आपने एसेट सेल कर दिया। एसेट जितने का लिया तो उससे ज्यादा का सेल किया, दैट्स कॉल्ड कैपिटल गेन। और उसके ऊपर जो टैक्स दोगे वो कैपिटल गेन टैक्स होगा। लॉस पे थोड़ी दोगे, गेन पे ही दोगे, ठीक है ना। तो आपने जो शेयर्स 50 मिलियन के लिए थे उसके ऊपर एक साल मिसाल के तौर पर आपने डिविडेंड कमाया, ठीक है, और टोटल आपने डिविडेंड मिसाल के तौर पे 12 मिलियन कमाया, 12 मिलियन रुपीस कमाया डिविडेंड्स की सूरत में। तो ये आपके 12 मिलियंस के ऑपरेशनल इनकम डिविडेंड्स है। तो ये ऑपरेशनल इनकम वाली चीज जो है आपके पर्सनल इनकम टैक्स में जाएगी, सही। और अगर ये आपने इस साल रखे, अगले साल भी रखे हुए हैं, तो ये तब तक ये आपके वेल्थ में काउंट हो रहे हैं। किस में काउंट हो रहे हैं? वेल्थ में। वेल्थ है तो तब तक, इसको मैं ब्लू से लिख रहा हूं, वेल्थ। जब तक कि आपके पास इसकी प्रॉपर्टी है, पूरे साल तक रखी है, तो आपके वेल्थ में शुमार है, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको सेल कर दिया तो अब ये आपकी वेल्थ का पार्ट नहीं है, सही है। जब तक वेल्थ थे तो वेल्थ का टैक्स देना था आपको, इस वेल्थ के टैक्स में शुमार होते हैं आपके असासों में। अब ये आप उसको सेल कर चुके हो, सेल कर चुके हो, तो अब ये आपके वेल्थ का पार्ट नहीं है। लेकिन ये जो सेल हुआ है 60 मिलियन का हुआ है, 50 मिलियन के लिए हुए शेयर्स 60 मिलियन में बिके, तो ये जो 10 मिलियन जो इजाफा हुआ है ये आपका ये वो वाला इजाफा नहीं है कि जो मुर्गी का अंडा बेच के आ रहा था, आपने पूरी मुर्गी सेल कर दी, क्या अब इसमें से अंडा नहीं आएगा? तो इसी तरीके से वो शेयर्स पूरे सेल कर दिया, अब इससे कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। लेकिन जो शेयर्स सेल किया उसके ऊपर ये $10 मिलियन का कैपिटल गेन है, ठीक है ना, कैपिटल गेन है। और कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स देता है कैपिटल गेन टैक्स कहता है। गाड़ी खरीदी मिसाल के तौर पे आपने 15 लाख की, उसको चलाया या उसको रेंट आउट करते रहे, रेंट आउट जब तक करते रहे, जब तक रेंट इनकम आ रही वो आपकी ऑपरेशनल इनकम है, कोई कैपिटल गेन नहीं है। अब इकोनॉमी में कोई ऐसा मोड़ आया कि गाड़ियों के प्राइसेस बहुत बढ़ गए, तो आपकी चली हुई गाड़ी भी जो 15 लाख की ली थी वो 18 लाख की बिकी, तो जो 3 लाख ऊपर आपके पास आया ये कैपिटल गेन है। तो जो अब इस 3 लाख पे जो दोगे वो कैपिटल गेन टैक्स होगा, उसका रेट अलग होगा। पर्सनल इनकम टैक्स के अंदर वो जो रेंट पे दे रहे थे ना आप गाड़ी, हर रोज कोई आता था, वो रेंट पे देते थे और रेंट से उसको रेंट करके कमाते थे, वो आपकी ऑपरेशनल इनकम थी जो पर्सनल इनकम टैक्स में जमा होती है। लेकिन जो एसेट इटसेल्फ बेचा तो हमारा कैपिटल गेन क्रिएट करता है, अगर गेन क्रिएट करता है। उमूमन यूज हुई चीज़ें लॉस ही करती हैं, लेकिन शेयर्स एक ऐसी चीज़ है या एंटीक ज्वेलरी और ये वाली चीज़ ऐसी जो ओवर टाइम वैल्यू बिल्ड करती है अपनी, तो वो तमाम वेल्थ का हिस्सा जो ओवर टाइम वैल्यू बिल्ड कर रहा है और वो सेल करके कैपिटल गेन होता है, उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स दोगे। क्लियर है? अच्छा, पेरेंट्स से इनहेरिटेंस में कुछ मिला तो जो भी वैल्यू का मिला आपको तो उसके ऊपर एक इनहेरिटेंस टैक्स लग जाएगा, ठीक है। एक स्पेसिफिक, लेट्स सपोज आपको जो है ना एक पेरेंट्स की तरफ से इनहेरिटेंस में 80 लाख की जो है ना कोई प्रॉपर्टी मिल गई, छोटी सी दुकान वगैरह, तो उसके ऊपर पूरे 80 लाख के ऊपर इनहेरिटेंस टैक्स का जो भी रेट होगा उतना आप टैक्स पे करोगे। तो गवर्नमेंट अगर टैक्सेस हाई करेगी तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? नेचुरली कोई इन्वेस्टर है वो भागना चाहेगा,
सही है। और अगर कोई कोई सिटीजन है वो भी भागना चाहेगा, सिटीजन हो या कोई इन्वेस्टर हो, क्योंकि सिटीजन ही आगे जाके वर्कर्स बनते हैं, वही आगे जाके इन्वेस्टर्स बनते हैं, वही आगे जाके बिजनेस ओनर्स भी बनते हैं। अब एक सिटीजन है वो बेचारा एक तो पर्सनल इनकम टैक्स पे कर रहा है कि ऑलरेडी अगर वो जॉब पे है तो सैलरी के ऊपर उसने वहीं टैक्स कट चुका होगा उसका। फिर उसका कोई अगर साइड बिजनेस है, ठीक है ना, तो उस बिजनेस की इनकम की, जो कंपनी वाला नहीं है, एक साइड इनकम बिजनेस है, ठीक है ना, तो उसकी बिजनेस इनकम के ऊपर उसने टैक्स देना होगा। फिर उसके अलावा उसके किसी वेल्थ, कोई भी उसके जो वेल्थ है जैसे शेयर्स वगैरह जो उसके पास रखी हुई है, तो उस वेल्थ की वजह से कोई इनकम जनरेट हो रही है तो उसके ऊपर उसने जो है ना, लेट्स सपोज डिविडेंड इनकम शेयर्स के ऊपर टैक्स देना पड़ रहा होगा, ठीक है ना। या किसी को लोन दिया हुआ है और अगर ये इंटरेस्ट लेता है तो उस इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स देना पड़ा, वो भी डिविडेंड इनकम हो, इंटरेस्ट इनकम हो, सब ये पर्सनल इनकम टैक्स है इसके। सैलरी वाला वैसे ही यहाँ पर आ चुका है, सैलरी एम्प्लॉय पेरोल टैक्स ना, तो पेरोल टैक्स जमा करा चुका होगा ये नीचे वाले हिस्से में। मैं तो ऊपर इसलिए डालूंगा पर्सनल इनकम में खाली दिखाना तो होगा ना पर्सनल इनकम टैक्स देते हुए कि इतना टैक्स दिया है। कॉरपोरेशन टैक्स कंपनीज इन्वेस्टर्स वगैरह के लिए ये एक नाइटमेयर हो सकता है कि जहाँ ज़्यादा हो वहाँ पर वो सेटअप नहीं करना चाहेंगे अपनी कंपनी को। कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स कोई भी नॉन करंट एसेट अगर आपके पास रखा हुआ है और वो आप सेल कर रहे हो, या कोई भी प्रॉपर्टी आपकी है कोई वो आप सेल कर रहे हो, तो उसको जितने का लिया था जितने का बेचा उसके दरम्यान होता है कैपिटल गेन, ठीक है, उसके ऊपर किसी किस्म का अगर टैक्स है तो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। फॉर एग्जाम्पल इस इंडिविजुअल की बात कर लेते हैं, अगर उसके पास कुछ वेल्थ में शेयर्स थे जो मैंने मिसाल दी ना, वही शेयर्स अगर इसके अब उसने सेल कर दिए तो जो एक्स्ट्रा वैल्यू मिली उसको, उसके ऊपर शेयर्स के ऊपर उसने कैपिटल गेन कमाया, तो सीजी जो कमाया शेयर्स के ऊपर जो सीजी कमाया तो उसके ऊपर टैक्स दे रहा है, सही है। इसके अलावा फिर कोई अगर इसके बाप दादा से कोई प्रॉपर्टी इस तक आ रही तो उसके ऊपर इनहेरिटेंस टैक्स दे रहा है, इतने किस्म के टैक्सेस दे रहा है, सही। तो डिस्करेज होगा इतने टाइप्स के। और फिर ये ही नहीं, ये तो सारे डायरेक्ट टैक्स थे, फिर जो चीज़ें खरीद रहा है उसके ऊपर भी टैक्स दे रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सही है। तो एक्सपेंस तो सर पे बहुत है, तो भागने ही करेगा अनलेस के वो जगह ऐसे कि टैक्स ले रहे तो फिर लग भी वैसा ही रहा है। रोड्स बड़े साफ सुथरे, क्राइम रेट बहुत लो है, बॉर्डर्स बड़े डिफेंडेड है, वेल डिफेंडेड है, पुलिसिंग बहुत ज़बरदस्त है, क्लीन है जगह, यू नो एवरीथिंग इज सो गुड अबाउट दैट कंट्री, तो वहाँ पर वो फिर ठीक है उसको जस्टिफाई होते हैं फिर हाई टैक्सेस, क्लियर है। इसके अलावा कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशंस का ये है कि वो प्रॉफिट कमाते हैं, उनको प्रॉफिट से मतलब है, ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो प्रॉफिट ज़्यादा के चक्कर में जहाँ पर प्रॉफिट के ऊपर टैक्स ज़्यादा है ना, कॉर्पोरेशन टैक्स ज़्यादा है, वहाँ पर सेटअप करना नहीं चाहेंगे। गोया कि सिर्फ ये अकेली वजह नहीं होती टैक्स रेट्स, हो सकता है कोई कंट्री जहाँ पर टैक्स रेट्स बहुत ही लो हो लेकिन वहाँ पर ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना एयर क्वालिटी है, ना वो रॉ मटेरियल मौजूद है जहाँ वो कंपनी जो उसको कंपनी को चाहिए, तो वहाँ क्यों सेटअप करेगी। उसकी बनस्बत फिर वो ऐसी जगह सेटअप कर लेगी भले जहाँ कॉर्पोरेशन टैक्स आए हो लेकिन सारी और फैसिलिटीज़ हो बिजनेस करने की। तो बैलेंस होना चाहिए, कॉर्पोरेशन टैक्स अगर हो उसके साथ बहुत सारी फैसिलिटीज़ और भी है तो ठीक है, वो कॉर्पोरेशन टैक्स दे भी देगी कंपनीज। अच्छा, चाइना के अंदर कॉर्पोरेशन टैक्स रेट्स या आज के नहीं है, ये कब क्या पता नहीं है, 25%, जापान के अंदर 32.11%, यूएस के अंदर 21%, और कोई अगर स्पेसिफिक स्टेट का अपना लोकल टैक्स भी हो सकता है, जैसे प्रोविंसेस के होते हैं ना, स्टेट्स के अपने टैक्सेस भी हो सकते हैं, तो 22% 21% का मतलब इनका फेडरल टैक्स होगा, ठीक है ना, और इसके अलावा स्टेट टैक्स भी इनका एक अपना हो सकता है कि भाई इसके ऊपर लोकल जहाँ पर आप जिस स्टेट के अंदर मौजूद हो वहाँ पर अगर आपका बिजनेस चले तो उनका अपना टैक्स भी इसके ऊपर ऐड होगा, ठीक है, तो वो कॉर्पोरेट टैक्स भी ज़्यादा ही बन जाएगा, ठीक है। सो इसके अंदर देख के इसके अंदर देख के अभी हम बताएं तो हमें लगता है कि सबसे कम टैक्स, क्योंकि हमें नहीं पता स्टेट टैक्स कितना है यूएस का, ठीक है ना, तो आप कह सकते हो कि सबसे कम कॉर्पोरेट टैक्स बहरहाल स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना का है, ठीक है। पर्सनल इनकम टैक्स रेट्स भी जापान से कम है, जापान का कम से कम भी एक होता है ना फर्स्ट इनकम बैंड, जिसका जो पाकिस्तान में भी 0% होगा, वो उसका कम से कम भी 15% है, ठीक है। उसके बाद चाइना और उसके 0% वाले बैंड्स भी है कि बहुत ही लो इनकम वाले उन पर कोई टैक्स नहीं,
लेकिन फिर जापान जो लाइफ स्टाइल है जापान का, लिविंग कंडीशंस भी बड़ी स्ट्रांग है, बहुत ज़बरदस्त कंट्री है टू बी, क्योंकि वहाँ की नेशन भी बहुत अच्छी है, वहाँ की गवर्नेंस और सब कुछ बहुत अच्छा है। बहरहाल यूनाइटेड स्टेट्स में वैट 11.7%, चाइना में 16, जापान में 8%। तो इनडायरेक्ट टैक्स लाइक कंजम्पशन के ऊपर इतना टैक्स नहीं है, सही। सो इसके अंदर कौन सेटअप करना चाहेगा किस कंट्री के अंदर? तो एक तो टैक्स रेट अब 32.11% जापान में इतना हाई टैक्स, तो हो सकता है वो सेटअप ना करना चाहे। लेकिन अगर उनकी इंपोर्ट जापान से होती है बहुत ज़्यादा और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बहुत लग जाता है, फ्रेट शिप्स वगैरह, तो फिर शायद सेटअप करना भी चाहे। अगर जो स्किल्ड लेबर चाहिए एक स्पेसिफिक टाइप के काम के लिए, हाई टेक कोई काम है और वो स्किल्ड लेबर जापान में ही मौजूद है, तो हो सकता है जापान में वो लेबर जापान से आना भी नहीं चाह रही, तो हो सकता है आप एक ब्रांच जापान में लगाना चाहें। तो MNCs जो होती है मल्टीनेशनल कॉर्प्स, वो अलग अलग जगहों पर इसीलिए ऑपरेट करती हैं कि कहीं पर टैक्स एडवांटेज है, तो कहीं पर लेबर स्किल्ड एडवांटेज है, कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ। क्लियर? क्वेश्चन है? चाइना में जैसे 16% GST है, चाइना एक्सपोर्ट करता है, तो जो एक्सपोर्ट करता है प्रोडक्ट्स उन पे भी GST लगेगा। चाइना अगर एक्सपोर्ट कर रहा है कोई प्रोडक्ट, तो क्या उसके ऊपर GST लगेगा? सवाल ये है, ठीक है। चाइना की एक्सपोर्ट के ऊपर यकीनन कोई ड्यूटी नहीं शायद हो। जो कंपनी है, कंपनी जब माल को एक्सपोर्ट कर रही है तो चाइना के कस्टम्स से गुजार रही ना, कस्टम्स से क्लियर होकर माल एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उसके ऊपर 0% शायद ड्यूटी हो, या मुझे नहीं पता कितने परसेंट होगी। चाइना के बहुत एक्सपोर्ट्स हैं, तो आई डोंट नो इफ देयर इज एनी ड्यूटी और नॉट, वो देखने वाली बात है। लेट सपोज उमूमन एक्सपोर्ट पे ड्यूटीज नहीं होती, 0% कर लो, ठीक है। लेकिन चाइना की जो कंपनीज माल बना के सेल कर रही हैं, वो कंपनीज को अपना एक रेट होगा जो उनको चाहिए। मिसाल के तौर पे $1 मिलियन का या 1 मिलियन युआन्स का कर लो कि उन्होंने माल सेल किया, ठीक है। युआन यूँ होता है, इस तरह का कोई है, ठीक है। 1 मिलियन युआन का माल सेल किया, लेकिन उसके ऊपर वैट भी तो चार्ज होगा ना। वो वैट चार्ज होके फिर जाएगा किसी और के पास, फिर वो अपना वैट चार्ज करके फिर अंटिल फाइनल कंज्यूमर तक जब जाता है। फाइनल कंज्यूमर एक्चुअली वो ये भी फाइनल कंज्यूमर ही पे कर रहा है ना भाई, ये भी फाइनल कंज्यूमर ही पे कर रहा है। तो हाँ, कहीं पर वैट अगर ज़्यादा हो तो वहाँ की एक्सपोर्ट्स अनअट्रैक्टिव हो सकती हैं किसी दूसरे कंट्रीज़ के लिए, यस। बट अगेन वैट होते हुए भी अगर चीप हो तो फिर तो लेंगे ना चाइना से। अच्छा जी, अ कंट्री में एम टू अब इम्पोज, तो हाई टैक्सेस का एक इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि इन्वेस्टर्स भाग सकते हैं। लोग जो है स्किल्ड लेबर वगैरह, उनको शायद अच्छा ना लगे, यार हमारी इनकम का इतना बड़ा पोर्शन चला जाता है, लेट्स बेस समवेयर एल्स, हम कहीं और ही रह लें, कि हम तो कोई यहाँ पर जो है ना वैसे भी कोई लिविंग कंडीशंस बहुत अच्छे नहीं है। अच्छा, मेनली लोग मूव आउट मूवमेंट होते हैं वो लिविंग कंडीशंस की वजह से होता है। लिविंग स्टैंडर्ड, अगर टैक्स कलेक्ट कर रही है गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा, लेकिन वो तमाम चीज़ें जिसके लिए हमें पे करना था गवर्नमेंट खुद ही प्रोवाइड कर रही है। बच्चों के हाईएस्ट क्वालिटी की एजुकेशन हो सकती थी पॉसिबल, वो दे रही है, फराम कर रही है। हॉस्पिटल्स फ्री हैं, सही है। इसी तरीके से बिजली बहुत ही लो रेट्स के ऊपर है और कोई भी म्यूनसिपल के चार्जेस नहीं है। तो अगर ये सब नहीं है तो ये सब टैक्स कम होने के बाद खुद स्पेंड करके अरेंज करना था। अब वो गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है सब कुछ, एंड गवर्नमेंट कैन डू इट बेटर बिकॉज ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, सही। सो टैक्सेस हाई होने से अनअट्रैक्टिव हो जाती कोई भी इकॉनमी, बट अगेन इट्स नॉट द ओनली फैक्टर। अगर उस इकॉनमी की लिविंग कंडीशंस या उस इकॉनमी के दूसरे इनपुट्स, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दूसरे इनपुट्स वहाँ पर अच्छे अवेलेबल है, लैंड, लेबर, कैपिटल, वो अगर अच्छा है सब कुछ, तो हो सकता है वो टैक्सेस को ना देखें और सेटअप कर भी जाएं। जैसे कंट्रीज विद लो और जीरो कॉर्पोरेशन टैक्स, जैसे यूएई का जो है ना कॉर्पोरेट टैक्स बहुत कम है। केमन आइलैंड्स, आई थिंक आइल ऑफ मैन का तो 0% है या बहुत ही कम होगा कोई। ये वो जगह हैं जो ये क्यों टैक्स रेट कम रखती होंगी, ये वाली जगह है बिकॉज दे वांट टू अट्रैक्ट कंपनीज टू ओपन अप देयर। क्योंकि कंपनीज जब यहाँ पर खुलेंगी आके तो क्या होगा, जॉब्स क्रिएट होगी, प्रोडक्शन होगी और उनकी जो है ना इकोनॉमी बूस्ट होगी उस हवाले से। तो रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम गिरता है, ठीक है ना। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे हर अगला बैंड आप क्रॉस करते जाते हो, गिरता जाता है। अब जैसे यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, ग्राफ तो बस ऐसे ही हमने हाइपोथेटिकली बनाया हुआ है, वरना एग्जैक्ट ग्राफ बनाएंगे तो वो फिर अलग होगा। लेकिन स्टिल हम एग्जैक्ट नहीं बना रहे, हाइपोथेटिकली बना रहे कि अगर इनकम आपकी 6 लाख है, 12 लाख है, नो, सो हर अगला लाख लोअर टैक्स रेट
की तरफ आ रहा है। क्यों? क्योंकि जीरो से अगर आपकी 12 लाख इनकम है, 1200K, ठीक है ना, 12 लाख की अगर इनकम है तो आप इतने बैंड्स को तो क्रॉस कर ही रहे हो। पहले शुरू के 2 लाख आपके जो हैं, शुरू के 2 लाख जो आपके 12 लाख में से हैं, उसके ऊपर 33% लगेगा तो 66,000 बनता है। तो इट विल बी समवेयर हियर, लेट सपोज। फिर अगले 2 लाख, क्योंकि वो अगले बैंड में गिर रहा है, अगला बैंड 2 लाख से लेकर 2 लाख 1 से लेकर 4 लाख तक है, ठीक है ना। तो 12 लाख में से पहले 2 लाख पे लग गया, फिर उसके बाद अगले 2 लाख इस बैंड में फॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उस पर 20% है। सो अगले 2 लाख पे 20% 40,000 बनता है, ठीक है ना। तो 60 से 66 से 40 समवेयर इस तरफ कहीं होगा, ठीक है ना। तो ऐसे करते 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 ये देख रहे हो, टैक्स रेट जैसे जैसे आपकी इनकम ज़्यादा है, आप हर अगले बैंड पे गिरते जा रहे हो, वैसे वैसे लोअर टैक्स रेट की तरफ जा रहे हो। दैट इज़ रिग्रेसिव टैक्स। सही, तो यहाँ पर हमारा टोटल कैसे बना, जैसे जब आपके 12 लाख की इनकम में से पहला 2 लाख, अगला 2 लाख, फिर उसके बाद अगला बैंड जो है 4 लाख का, 4 लाख से 8 लाख तक का, तो अगले 4 लाख पे 15% टैक्स है। फिर उसका अगला बैंड जो है 8 लाख से अबव जो भी इनकम है, 8 लाख से अबव वाली, उससे पहले वाली इसने बता दी कैसे कैसे ब्रेक है। फिर 8 लाख से ऊपर जितनी भी है, तो पहले 8 लाख के अलग अलग रेट चार्ज कर दिए हमने, तो 3 ये निकले। और फिर उसके बाद 12 लाख में से 8 लाख हटा के जितने ऊपर बचे, मतलब 4 लाख और बचे, उसके ऊपर 5% रेट है, ठीक है। और उसके बाद फिर जितना भी इस पर 5% है, तो एक हद तक ही रिग्रेस होगा, उसके बाद बस 5% रुक जाए। ऐसा नहीं कि हो सकता है 0% भी हो जाए एक पॉइंट के बाद, लेकिन नहीं करेगी इकोनॉमी ऐसा। गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करना चाहेगी, क्यों ऐसा करेगी कि यार करोड़ों अरबों रुपए भी इनकम हो, वो चाहेगी कि भले लो रेट हो लेकिन हो तो सही, ताकि जितना कमाता जा रहा है, जितना हमारी इकोनॉमी से एक्सट्रैक्ट आउट कर रहा है इनकम के तौर पे, तो उसमें से टैक्स दे तो सही, कोई लोअर परसेंटेज रखेंगे, जीरो नहीं करेंगे। तो बहरहाल आखिरी बैंड के अंदर जो हमारे 4 लाख गिरे थे, तो उस पर 5% 20,000 बना, तो कुल मिला के ये बन गई 1,86,000 आपका टैक्स बना रिग्रेसिव के हवाले से। अब इसी को प्रोग्रेसिव के अंदर देखते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में। ये ग्राफ को तो तुम मतलब ऐसे ही हाइपोथेटिकली बना हुआ है। 12 लाख की इनकम वाला अगर प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में होता है, जो कि उमूमन हमारे प्रोग्रेसिव सिस्टम ही होता है टैक्स सिस्टम्स, तो हर अगला बैंड जो आप क्रॉस करते चले जा रहे हो, और हर अगले बैंड के अंदर टैक्स रेट में इजाफा होता जा रहा है। देख रहे हो, 0 से 15 में एक इजाफा, फिर 15 से 20 भी इजाफा है, फिर 20 से 33 भी इजाफा है। सो आपके 12 लाख के पहले 2 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, विच इज़ लॉजिकल कि एक अगर लेट्स सपोज एक ऐसा इंसान जो सालाना 12 लाख नहीं कमा रहा, जिसकी टोटल इनकम सालाना 3 लाख रुपए है, तो कम से कम उसके शुरू के 2 लाख के ऊपर तो 0% रेट होगा, फिर उसके 2 लाख के बाद जो पहले 2 लाख है उस पर 0% रेट है, तो कोई टैक्स नहीं है उसका, ठीक है ना। पहले 2 लाख में 0% है तो टैक्स 0 है। फिर उसके बाद बचे 1 लाख, उस पर टैक्स रेट क्या है 15% अगले बैंड में, तो 15% फिर 1 लाख पे टैक्स उसके लग रहा है, क्योंकि 1 लाख इस अगले बैंड में फॉल हो रहा है ना। हाँ, 2 लाख से 4 लाख की विंडो है नहीं, तो इसके दरम्यान 1 लाख आ रहा है, तो 1 लाख पे 15% कितना होता है 15,000। तो जिसकी एनुअल इनकम 3 लाख है उसको 15,000 देना है टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में, क्योंकि प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में जैसे जैसे आपकी इनकम अगले अगले बैंड्स में जाती जा रही है, वैसे वैसे टैक्स रेट्स बढ़ता जा रहा है। तो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में टोटल टैक्स कलेक्शन कितनी हुई, अब ये देखो ना, शुरू के 8 लाख तक तो इतनी हो गई कलेक्शन, 30 और 80,000, 1,10,000। उसके बाद आखिरी बैंड में जो 4 लाख गिरे, जो ये रहे, उसके ऊपर 33% टैक्स, जो कि 133,320 है। तो कुल मिला के आपकी जो है वो टैक्स बन गया 243,320 प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम की बनिस्बत रिग्रेसिव में 1,86,000। रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम में आखिरी 4 लाख के ऊपर 20,000 खाली टैक्स बना, जबकि प्रोग्रेसिव में आखिरी 4 लाख के ऊपर 1,33,320 बना। अब रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम में बेचारे 3 लाख की इनकम वाला क्या करता, 3 लाख की इनकम में से 33.3 मतलब 1/3, 1 लाख टैक्स में से कट जाता सालाना। 3 लाख की इनकम वाले का 1 लाख कट जाता टैक्स में, क्यों? क्योंकि 3 लाख के ऊपर सबसे पहले बैंड में नहीं, बल्कि शुरू से नहीं, 3 लाख में से शुरू के 2 लाख पे 33% है, सॉरी पूरे 3 लाख पे नहीं है, तो चलो चलो शुरू के 2 लाख पे 33% है ना, है तो सही 33%। तो उसके बाद जो इसके पास 1 लाख बचता उस पर भी कोई टैक्स रेट लगता, उस पर 20% लगता। तो 3 लाख 2 लाख पे 33% अगर हम लगाएं तो इट्स लाइक 1/3 ऑफ जो ना 66,000 समवेयर, ठीक है, ये कह लो 3 लाख वाले का, शुरू के 2 लाख पे 66,000, ठीक है।
और उसके बाद जो अगला 3 लाख वाले का 2 लाख के बाद अगले बैंड में जो लाख गिर रहा है उस पर 20% है, तो 20,000, तो उसका 86,000 टैक्स बन जाता। और जो बेचारा 2 लाख की इनकम वाला है उसका, जिसका सिर्फ 2 लाख की इनकम है, उसका तो पूरा पहले बैंड में गिरता है 33%, 66,000। 2 लाख में से 66,000 टैक्स में जमा हो जाता। सही है। और जितनी ज्यादा इनकम है उसमें उतना ही कम टैक्स है। तो ये कब पॉसिबल है? रिग्रेसिव ये तभी सक्सेसफुल है कि आप ऐसी इकोनॉमी के अंदर हो जिसके अंदर हाई इनकम है सब, ठीक है, और आप रिग्रेसिव टैक्स रेट इसलिए रखना चाहते हो कि आप ज्यादा से ज्यादा इनकम कमाने पे इंकरेज करना चाहते हो कि हर अगली इनकम का अगला जो बैंड आ रहा है उसमें लो टैक्स रेट्स है। ठीक है जी। तो प्रोग्रेसिव इनकम का जो है ना, ये प्रोग्रेसिव वाला है जिसको हम देख रहे थे। तो पहले यहाँ 6 लाख है और यहाँ 12 लाख है। तो प्रोग्रेसिव वाले में पहले टैक्स मिसाल के तौर पे फर्स्ट लेवल ऑफ इनकम के ऊपर इतना टैक्स, अगले लेवल ऑफ इनकम के ऊपर इतना टैक्स, उसके अगले लेवल ऑफ इनकम के ऊपर इतना टैक्स। ये इंक्रीजिंग कर्व के तौर पे है, ठीक है ना। रिग्रेसिव जो है वो डिक्रीजिंग कर्व के तौर पे। एक्चुअली इट शुड गो लाइक दिस, नहीं बल्कि एक पॉइंट के बाद फ्लैट हो रहा है, एक पॉइंट के बाद फ्लैट हो रहा है ना, फिर फ्लैट 5% है। जबकि प्रोपोर्शनेट है ना वो सीधा रेट है 20%। मिसाल के तौर पे मिसाल दे रहा हूँ 20%। प्रोपोर्शनेट टैक्स तीसरी काइंड है कि जो चेंज ही नहीं होता, जो भी इनकम हो 0 टू अबव, 0 से ऊपर जितनी भी इनकम है सब पे 25% टैक्स है। ऐसा हो सकता है शुरू के 2-3 लाख कोई भी कह दे कि तो शुरू के 3 लाख पे टैक्स ही नहीं है, वो तो प्रोग्रेसिव वाला भी कह सकता है, रिग्रेसिव वाला भी कह सकता है, प्रोपोर्शनेट वाला भी कह सकता है कि शुरू के 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं या 4 लाख पे कोई टैक्स नहीं, उसके बाद ही है। ठीक है ना। तो लेकिन जो भी है टैक्स रेट, यहाँ तो मैंने अज्यूम किया कि 0 से ऊपर इनकम है तो टैक्स है 25%। तो जिसकी 12 लाख इनकम हो उसका 12 लाख का 25%, जो कि 3 लाख बना। तो सबसे ज़्यादा अभी तक हमने देखा उसमें प्रोपोर्शनल टैक्स के अंदर फिलहाल आ रहा है। देखो डिपेंड करता है हमारी मिसाल के ऊपर। अगर हमारी मिसाल में यही प्रोपोर्शनल टैक्स की इनकम जो है वो 1 लाख होती, 1 लाख का 25% 25,000 होता टैक्स। जबकि रिग्रेसिव टैक्स में 1 लाख के ऊपर 33% ले रहा होता तो वो 33,000 होता, तो रिग्रेसिव उसमें ज़्यादा होता। वो तो डिपेंड करता है आप किस बैंड में जा रहे हो। बहरहाल तो आपका रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनेट का फ़र्क ये है कर्व्स का कि प्रोपोर्शनेट ना ऐसे स्ट्रेट लाइन की तरह बनता है कि जितना, क्योंकि एक सिस्टम है ना 25%, जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ही ज़्यादा 25% ऐड होता चला जाएगा। सो इट विल बी लाइक अ स्ट्रेट लाइन। प्रोग्रेसिव जो है वो यूं बढ़ता है और रिग्रेसिव जो है टैक्स वो गिरता है और गिर के एक पॉइंट पे फ्लैट भी हो जाता है। ठीक है ना। गिरते 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 एक पॉइंट पे फ्लैट हो जाएगा कि बस उसके बाद फर्दर रिग्रेस नहीं होगा। जैसे हमारी मिसाल में 5% पे रुक गया था, 5% ही रहेगा टैक्स रेट पे। सही है, समझ में आ गई है। सो या आप रीड करोगे तो आप समझ में, मतलब ये तो आपको इसका वो समझ में आ गया, क्या कहते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। इसकी वजूहात क्या है, ये कब हो सकता है? प्रोग्रेसिव टैक्स इसलिए हो सकता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो हाई इनकम इंडिविजुअल्स हैं, तो गवर्नमेंट के असम्पशन है वो ज़्यादा किसी इकोनॉमी को निचोड़ पा रहे हैं। जो ज़्यादा इकोनॉमी से बेनिफिट एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं ना, जैसे जैसे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वैसे वैसे टैक्स रेट्स बढ़ा के उनसे ज़्यादा कमा के लो इनकम वालों को पे ऑफ किया जाए। रिग्रेसिव वाले क्या हैं कि वो ये चाह रहे हैं कि इकोनॉमी के अंदर प्रमोट करना चाह रहे हैं हम हाई इनकम्स को, कि आप अपना अब जो इतनी इनकम आपने कमा ली इतना टैक्स दे दिया आपने, जितनी इनकम पे जितना टैक्स दे दिया उसके बाद वाला इनकम बैंड है जो आप उस पर कमाएंगे तो आपको अब सेम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, अगले इनकम बैंड के ऊपर उससे लोअर टैक्स देना पड़ेगा, ताकि आपकी जो भी इधर उधर आप इन्वेस्टमेंट सोच रहे थे आप सोचो नहीं यार यही कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगली इनकम लेवल के ऊपर अब मैं और कम टैक्स है, फिर और कम टैक्स है। क्लियर हो रही है? बट अगेन इधर वे तीनों में से कोई भी केस ले लो, ऐसा हरगिज नहीं है कि रिग्रेसिव में तुम ये बोलो या प्रोपोर्शनेट में ये बोलो या प्रोग्रेसिव में ये बोलो कि 3 लाख की इनकम वाले का जो टैक्स है वो प्रोग्रेसिव में एज कंपेयर टू प्रोग्रेसिव में, रिग्रेसिव में और प्रोपोर्शनेट में 3 लाख की इनकम वाले का टैक्स एज कंपेयर टू 8 लाख की इनकम वाले के टैक्स है। तीनों में से किसी केस में भी ले लो, 3 लाख की इनकम वाले का प्रोग्रेसिव में भी टैक्स लेस देन 8 वाले का होगा, रिग्रेसिव में भी लेस देन 8 लाख वाले का होगा और प्रोपोर्शनेट भी लेस देन 8 वाले का होगा। ऐसा नहीं है कि 8 लाख की इनकम है ना अगर तो 10% टैक्स पूरे 8 लाख पे, नहीं, पहले 3 लाख पे तो वही टैक्स रेट है ना जो इसके पहले 3 लाख वाले पे लग रहा है, फिर बाद में रिग्रेस होता जा रहा है। ये मत समझना कि कम इनकम है तो ज्यादा टैक्स है
और बहुत ज़्यादा इनकम है तो उसके ऊपर कम, पूरी इनकम पे कम टैक्स नहीं है। इनकम का वो बैंड जो हाईएस्ट गिरा है, हाईएस्ट स्लैब के अंदर गिरा है, ये स्लैब्स कहलाते हैं। ये जो होता है ना 0 से लेकर इतना, ठीक है, XYZ जो भी है, ये स्लैब है, एक स्लैब, 2 स्लैब, 3 स्लैब। तो जो जिस स्लैब पे गिर रहा है ना, जैसे जैसे स्लैब्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे टैक्स रेट्स कम हो रहा है। लेकिन इनिशियल स्लैब तो 3 लाख वाले ने भी वही देखा होगा जो 8 लाख वाले ने देखा होगा। 8 लाख वाले ने भी तो अपने इब्तिदाई 3 लाख वाले के लिए यही देखा होगा ना, जो ये 3 लाख वाला देख रहा है। उसके बाद 8 लाख वाले की जो इनकम तजावज़ की होगी उस पर भी तो कोई टैक्स होगा ना। तो जो 3 लाख वाले का टैक्स चाहे प्रोग्रेसिव में ले लो, रिग्रेसिव में या प्रोपोर्शनेट में, तीनों केस में जो टोटल टैक्स बनेगा ना वो कम होगा एज कम्पेयर टू 8 लाख वाले का टोटल टैक्स। सही है, टोटल टैक्स बनेगा, लेकिन बैंड बाय बैंड 3 लाख वाले ने जो टैक्स रेट दिया और 8 लाख वाले ने अपने आखिरी 2 लाख पे जो टैक्स रेट दिया, 3 लाख वाले ने अपने पहले 2 लाख पे जो टैक्स रेट दिया और 8 लाख वाले ने अपने आखिरी 2 लाख पे जो टैक्स रेट दिया, तो उसमें फर्क हो सकता है ज़्यादा। क्लियर है ना?